प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, जिसे हम कहते हैं मोदी 3.0 का महत्वपूर्ण हाईलाइट रहेगी रिफॉर्म्स, शांति बिल, द रिलायबल सस्टेन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द टाइम्स टू कम विल बी न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्वांटम का कहाँ फायदा रहेगा? आज हमारी लगभग 8-9 बिलियन US$ स्पेस इकोनॉमी है कि अगले 8-10 वर्षों में वो 40-45 बिलियन US$ तक पहुंच जाएगी। भारत के पास अपना सेमीकंडक्टर भी है और भारत अपना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव टू बी यूज्ड इंटेलिजेंट। किसी न किसी तरह से क्लाइमेट कंसर्न और ग्लोबल वार्मिंग को भी एड्रेस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो साल 2025 स्वर्णिम अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो इस साल क्वांटम एनर्जी को लेकर और इसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तमाम बातें और तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा तमाम अलग अलग बानगियां साफ तौर पर 2025 में पेश होती हुई नजर आई हैं। और ये सब कुछ इतना ज़्यादा बड़ा रहा क्योंकि भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, ये इसको तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। और इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है, 2025 बहुत बड़ा स्वर्णिम अध्याय लिखता हुआ नजर आया है। सबसे पहले शुरुआत तो ये करेंगे कि कैसा रहा ये साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और उसके अलावा क्योंकि शांति बिल जो कि अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि किस तरह से दोनों सदनों से पास हुआ, आप क्या कहेंगे इन दोनों बातों को लेकर? 2025 कैसा रहा और शांति बिल किस तरह से आने वाले कल के लिए एक सुनहरा अवसर नजर आता है प्राइवेटाइजेशन को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, जिसे हम कहते हैं मोदी 3.0, जैसे कि हर कार्यकाल की कोई ना कोई विशेषता रही है उसको यादगार बनाने के लिए, ये जो 3.0 का महत्वपूर्ण मुझे लगता है एक विशेषता हाईलाइट रहेगी रिफॉर्म्स जी। रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। 2025 में ये बात बड़ी नुमायां तौर पर उभर करके आई है कि 3.0 विल बी डेडिकेटेड टू रिफॉर्म। लेकिन हुआ यूँ है कि उससे भी अधिक रिफॉर्म्स साइंस, प्रौद्योगिकरण, विज्ञान, नवाचार के क्षेत्र में जी। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी आपने किया इशारा, शांति बिल जी, तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर के। और मैं तो ये कहूँगा कि ये संभव भी इसीलिए हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से साधनों का किसी तरह से अभाव नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आर्थिक साधन है, चाहे वो तकनीकी साधन है। उसकी पूर्ति की दिशा में ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और इसीलिए आपने देखा होगा कि समाज के हर हलके में इसका स्वागत हुआ है जी। विज्ञान जगत ने भी स्वागत किया, इंडस्ट्री ने भी स्वागत किया, स्टार्टअप्स ने भी स्वागत किया, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स ने भी स्वागत किया और बहुत बड़े साइंसदानों ने भी इसका स्वागत किया, विश्लेषकों ने। बिल्कुल सर, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर को लेकर जब बात करते हैं, शांति बिल कैसे इन फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन के बाद, और आपको लगता है कि इसके पीछे की पहले तो सोच क्या थी और दूसरा किस तरह से ये आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करते हुए नजर आएगा? देखिए, ऐसा था कि पहले हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बहुत ही धीमी गति से चल रहा था सन 2014 से पहले। बावजूद इसके कि इसको होमी भाभा ने जब इसका आगाज किया, इसका प्रारंभ किया था, तो बहुत बड़ा सपना देख करके किया था और साथ ही साथ वो बड़ा कठिन समय था क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी का हादसा हुए भी 7-8 बरस ही गुजरे थे जी। एटॉमिक एनर्जी को लेकर के, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बहुत सारी धारणाएं थी विश्व में और ये भी सोच चल रही थी कि अगर एटम बम का इस्तेमाल इस तरह से किया गया भविष्य में तो दुनिया का क्या होगा। और जब भारत ने अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया तो बहुत सारे देश उसको शक की निगाह से देखते थे कि शायद ये पर्दे के पीछे कुछ परमाणु बम बनाने इत्यादि की योजना बना रहे हैं। लेकिन उस समय होमी भाभा ने बड़े साहस के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, ग्रेट करेज और कन्विक्शन दुनिया के आगे ये बात कही थी कि इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम विल बी डेडिकेटेड टू पीसफुल पर्पसेस। और आज उसकी विंडिकेशन हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब अगर वाकई हमने पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो उसका अर्थ क्या हुआ? क्लीन एनर्जी जी। उसका अर्थ ये हुआ फूड इंडस्ट्री, उसका अर्थ ये हुआ हेल्थ केयर, कैंसर्स इत्यादि जिनका दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही। तो इस सब के लिए हमारी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी में भी इजाफा होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी
आपको सुनकर के हैरत होगी कि सन 2014 में जब ये सरकार आई है तो हमारी कुल मिलाकर के कैपेसिटी मुश्किल से 4.4 गीगावाट जी इस तरह से जी थी। अब इसमें कोई शक नहीं कि 10-11 वर्षों में वो बढ़ करके दुगना हो गई। आज हम लगभग 8.7 गीगावाट तक पहुंच गए हैं जी 8.5-9 गीगा। लेकिन हमें अगर इसको एक तीव्र गति से स्केल अप करना है, जैसा कि ये सोचा गया कि अगले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ जाए और सन 2047 तक कम से कम हम 100 गीगावाट तक पहुँचे। 100 गीगावाट सब सन 2047 में होगा तो उसका अर्थ ये होगा कि हमारी पूरी जो खपत है बिजली की या जो ज़रूरत है उसका 10% न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से आएगा। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, आज हम क्वांटम के युग में हैं, आज हम डेटा मेंटेनेंस के युग में हैं, आज हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत है। हम उसमें कोई भी किसी तरह का जोखम नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो उस नुक्ता नज़र से द रिलायबल सस्टेन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द टाइम्स टू कम विल बी न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि हम कोल सोर्सेज ऑफ फॉसिल से दूर हट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनते ही कुछ ही समय के बाद कॉप की मीटिंग में कहा था कि नेट ज़ीरो बाई 2070, और उस लक्ष्य को भी हमने पूरा करना है। तो कभी कभी सुनने में लगता है कि ये तो सिर्फ तबाही का बायस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बल्कि उसके उलट, उसके बिल्कुल विपरीत, ये इंसान की सेहत, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने में और उसको रोग मुक्त रखने में भी एक बहुत बड़ा इसका योगदान है। बिल्कुल सर, अभी जब हम बात कर रहे थे तो क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन जो अभी हाल में हमने देखा 720 करोड़ रुपए उसके लिए जो बजट आवंटित किया गया, क्या है सर ये पूरा क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन और इंडिया कैसे इससे सुपर पावर बनेगा? आप ठीक कह रहे हैं। उसमें भी देखिए, आज वो ज़माना नहीं रहा कि हम दूसरे देशों का अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर, या उनका एक सफल प्रयोग देख करके फिर हम अपनी शुरुआत करते हैं जी। आज हम बराबर की कतार में खड़े हैं। और चूंकि आप ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने क्वांटम की बात छिड़ी है, तो हम शायद 5 या 6 देशों में होंगे विश्व भर में जिसने अपना एक डेडिकेटेड नेशनल क्वांटम मिशन NQM शुरू किया। जी जी। जबकि हम IT के क्षेत्र को लेकर के पीछे कोई 15-20 बरस पीछे छूट गए थे। अब टेलीविज़न अमेरिका में 1950 में आया, तो यहाँ दिल्ली में आपने चित्रहार 1970 में देखा जी। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, सबसे आसान समझ में आने वाली। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो क्वांटम का कहाँ फ़ायदा रहेगा? 2-3 पहलुओं का प्रमुख तौर से। एक तो सिक्योरिटी, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा हेल्थ। सिक्योरिटी कैसे कि जो आपके मैसेजेस और कम्युनिकेशन है दोनों जुड़ते हैं। जो एनक्रिप्टेड स्क्रिप्ट आप देखते हैं आप अपने इस मोबाइल में जी, चाहे वो व्हाट्सएप है या कुछ है, उसको भी अनफोल्ड करना आसान नहीं रहता, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी जब ज़रूरत पड़े तो इसका प्रयास किया जाता है। दूसरा हेल्थ को लेके बहुत लाजिम रहेगा जी। जो आपकी अभी कैंसर की बात हो रही थी, जैसे रेडियोथेरेपी है, अभी कई बार आपने देखा रेडिएशन होती है किसी एक कैंसर के लिए, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है चाहे लिवर है, तो कोलेटरल डैमेज हो जाता है, आजू बाजू के सेल्स भी उससे डैमेज हो जाते हैं जो हेल्दी सेल्स होते हैं। लेकिन जब क्वांटम होगा तो इतना प्रिसाइज होगा कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। और इसलिए हमें जब दुनिया इसकी तरफ बढ़े और हम पीछे रह जाएं तो हमारा उसमें भी नुकसान है जी। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर दूसरा देश इसमें महारत रखता है और हम नहीं रखते, तो कल को कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है तो फिर देश के लिए, सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क होगा। बिल्कुल सर, ये पूरा साल 2025 जब हमने देखा तो अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स रखे गए। एक प्रोग्राम था एस्टिक 2025, इसमें हमने देखा कि अलग अलग इन्वेस्टर्स आए, अलग अलग तरीके से बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट भी जुड़े। क्या था सर ये एस्टिक 2025? क्योंकि 1 लाख करोड़ का जो सैंक्शन हुआ है, और उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे भी देखने को मिलेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा, ये जो कॉन्फ्रेंस का आपने बताया, हमने ये भी तीसरे कार्यकाल में ही शुरू किया गया मोदी जी के। हमने सोचा है कि ये छोटी छोटी जो इवेंट्स हुआ करती थी उसको छोड़ करके 2 बड़े इवेंट जी विज्ञान के क्षेत्र में किए जाएंगे। एक तो एस्टिक, जैसे आपने कहा जी, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव उसका नाम रहेगा, 3 दिन का 3 दिवसीय इवेंट।
जो प्रधानमंत्री जी ने जी जिसका इस बार उन्हीं के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ और उनका उद्घाटन भाषण भी उन्हीं का था, इनॉग्रल एड्रेस, जिसमें उन्होंने 1 लाख करोड़ का ये जी। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड की घोषणा भी की। ये 3 दिवसीय जो एक सम्मेलन रहेगा, एक तरह का एक सीरियस एक्सरसाइज जिसमें चिंतन मंथन होगा, मोर ऑफ एकेडमिक, बाहर से देश विदेश से अलग अलग शोबे में जो माहिर लोग हैं उनका आना होगा जी उनसे वार्तालाप होगी, उनकी बात सुनने को मिलेगी, उनके अनुभव। नोबेल प्राइज़ विनर्स भी इस बार भी थे, रहेंगे इसमें। जी और दूसरा इवेंट हमारा जो 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, उसमें वो बहुमुखी रहेगा। जी वो भी इंटरनेशनल स्तर का होगा, लेकिन उसमें गंभीर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस भी होंगे, साथ ही साथ आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सेशंस, ताकि वहाँ लोग जाकर के विज्ञान नवाचार समझ सके, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, और हर स्टेक होल्डर को कुछ ना कुछ वहाँ से वो ले करके जाए। हमने विज्ञान पुरस्कारों को भी एक नया स्वरूप दिया जी और उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो अभी राष्ट्रपति जी ने जी। ही अभी हाल ही में जी प्रदान किए। उसमें भी एक तो रहेगा लाइफ साइंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे कहते हैं विज्ञान रत्न। इस साल डॉक्टर नारविलकर जो अभी कुछ समय पहले जिनका देहांत हो गया था, उनको पॉस्ट्यूमसली मिला। इसी तरह एक विज्ञान ऋषि, यानी कुछ ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने साल भर में श्रेष्ठ काम किया है। तीसरा विज्ञान पुरस्कार टीम, यानी जो टीम वर्क हुआ है। जैसे मैंने कहा कि 2000 ये तीसरे कार्यकाल में शुरू हुआ, तो पिछले साल टीम इसरो को मिला था, जो चंद्रयान 3 गया था। इस बार टीम अरोमा मिशन, जिन्होंने लेवेंडर का एक नया तोहफा दिया है दुनिया को, और पर्पल रेवोल्यूशन जिसकी बात की जा रही है हर हल्के में, उसका भी जन्म अरोमा टीम्स के माध्यम से हुआ। इन पहाड़ी राज्यों में से जम्मू कश्मीर से, और वो फैल करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी चला गया। लगभग 3-4 हज़ार इस समय हमारे पास लेवेंडर के स्टार्टअप्स हैं। एक नया शोबा, एक नया क्षेत्र जिसमें नवाचार भी है, तकनीक भी है, और इंडस्ट्रियल एंगल भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। लगभग 3,500-4 हज़ार उसमें फ्लरिशिंग हमारे स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि हमने अब इन जो प्राइवेट और पब्लिक का फासला भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अब दी एज ऑफ साइलोज इज़ ओवर। जी इससे आगे हमें बढ़ना है और उस शिखर पटल पर पहुंचना, तो सबको मिल करके काम करना होगा। इंडस्ट्री ने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से मोदी जी इतना जुर्रताना फैसला करके न्यूक्लियर को भी खोल देंगे, स्पेस को अभी हाल ही में खोला 3-4 बरस पहले फॉर प्राइवेट सेक्टर, जी और हमने प्राइवेट सेक्टर को बहुत बड़ी मात्रा में एंगेज करना शुरू किया अलग अलग स्तर पर। तो शायद वो भी उस तरह से तैयार नहीं थे। सर, स्पेस सेक्टर में अब की बार हमने देखा इस साल कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुए, बहुत ज़्यादा क्रिएशंस हुए हैं। लगातार हमने देखा है कि दुनिया भर में भारत को जो परचम है वो और बुलंद हुआ है, और अंतरिक्ष की उड़ान और ज़्यादा सफल अब की बार हुई है। कौन कौन से आप सबसे बेस्ट एलिमेंट्स मानते हैं कि जो अब की बार इस पूरे साल में देखने को मिले, और किस तरह से जो भारत है वो स्पेस पावर के जरिए और ज़्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है? निश्चय इस साल ये भी नतीजा उन्हीं रिफॉर्म्स का है जो मोदी जी के साहसी निर्णय का परिणाम है। जी। अभी 2-4 साल पहले ही स्पेस को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, जैसे इस साल न्यूक्लियर सेक्टर को खोला है। उसका नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी होने लगा और इकोनॉमी जनरेट हुई। पहले हमारी नाम ने हाथ हुआ करती, स्पेस इकोनॉमी का कभी जिक्र ही नहीं होता था, एज इफ इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। जी आज जब हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो स्पेस का भी जिक्र करते हैं। आज हमारी लगभग 8-9 बिलियन US डॉलर स्पेस इकोनॉमी है, और इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है कि अनुमान ये है कि अगले 8-10 वर्षों में वो 40-45 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी इल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज ओवरऑल इकोनॉमी। जब भारत जो कि 11वें दर्जे पे था, फिर धीरे धीरे मोदी जी के कार्यकाल में पहले फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 और चौथे दर्जे, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्पेस इकोनॉमी का भी उसमें रोल रहेगा। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज लगभग 400 के करीब जा पहुंचे, और वर्ल्ड पोटेंशियल के सम ऑफ देम आर ल्यूक्रेटिव
अब तो सर प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे विक्रम बनाया। प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च किए जा रहे हैं, प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग भी कर दी है हमारे बच्चों ने। यानी इस हद तक हम, और अब ये स्थापित हो गया है कि हम स्पेस, हालांकि हमारी स्पेस की यात्रा बहुत देर बाद शुरू हुई, कई बरसों के बाद अमेरिका या सोवियत यूनियन की तुलना में, लेकिन आज हम बराबर खड़े हैं और कई लिहाज से उनसे आगे भी हैं। अब जैसे चंद्रयान, हमारा चंद्रयान था जो पहली बार सदर्न पोल पे लैंड हुआ, चंद्रमा हमारा ही चंद्रयान था जो ये वहाँ से सूचना और ये प्रमाण लेकर आया कि वहाँ पर पानी के होने की संभावना है, जिससे ये भी कल्पना आई शोधकर्ताओं को कि शायद किसी दिन मानव जीवन की संभावनाओं पर भी गौर किया जा सके। तो और दूसरी बात जो मैं अक्सर बार बार कहता हूँ कि ये सब तो बाकी देश भी कर रहे थे, हमने भी किया, बखूबी किया, उनसे बेहतर भी किया। इसके अलावा हमने वो भी किया जो बाकी देशों में शायद उस तरह से नहीं हो रहा, यानी फॉर ईज़ ऑफ लिविंग। आज हमारा स्पेस सेक्टर हर जगह काम कर रहा है, स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण में, रेलवे लाइंस के निर्माण में, टेलीकम्युनिकेशन में, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये भी, और अभी बहुत जल्दी अभी ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, प्राइवेट सैटेलाइट था अमेरिकन कंपनी का भी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सीधा सैटेलाइट से आपके मोबाइल फ़ोन में 5G सिग्नल आएगा, ना किसी टावर की ज़रूरत, ना किसी खंबे की ज़रूरत। तो ये एक ऐसा दौर बदलने वाला है। हालांकि अभी हिंदुस्तान में सैटेलाइट फ़ोन शुरू नहीं हुए, लेकिन वो प्रावधान है। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल वॉरफेयर में, अभी आपने जो ऑपरेशन सिंदूर देखा सारा का सारा उसमें एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का काम था। और ये सब भी इंडिजिनस, आत्मनिर्भर के मंत्र पर, आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर। इसी तरह से आपके ये जो गति शक्ति का बहुत ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की, प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो, फॉलोअप हो, टाइमलाइंस फिक्स रहें, अनावश्यक बाधाएं दूर हों, वो भी सारा स्पेस के माध्यम से। ये जो राम जी का बिल आया अभी, उसमें जियो टैगिंग जो होता है वो भी स्पेस के माध्यम से, एग्रीकल्चर में स्पेस के माध्यम से, डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेस के माध्यम से। यानी रॉकेट छोड़ना एक पहलू है जिसमें भी हमने विश्व को अपनी क्षमता, अपनी प्रामाणिकता जाहिर कर दी है, एस्टेब्लिश कर। लेकिन उसके अतिरिक्त हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद और देशों में उतनी मात्रा में, उतने स्केल में नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सर, गगनयान मिशन जो है उसको लेकर बहुत सारी बातचीत है और बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। गगनयान मिशन को लेकर क्या तैयारियां हैं आगे आने वाले भविष्य में? बिल्कुल, गगनयान तो एक बड़ा एम्बिशियस मिशन है, सबको उसका इंतजार है, बल्कि सारी दुनिया को इंतजार है। उसमें हकीकत ये है कि पहले वी हैड अ वेरी एम्बिशियस प्लान कि जब 75 साल होंगे आज़ादी के तो लगभग उस समय गगनयान छोड़ा जाएगा। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, इंडियन ह्यूमन बीइंग इन एन इंडियन स्पेसशिप। हालांकि पहले तो राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो सोवियत यूनियन का था। अब इस साल हमारा लगभग पूरे का पूरा साल टेस्ट फ्लाइट्स में जा रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग कंपोनेंट है। एक क्रू का कंपोनेंट है, एक एक्सपेरिमेंट्स का कंपोनेंट है, एक रेस्क्यू है, क्योंकि जितना आसान ऊपर भेजना है एक मानव को, उससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी का काम है उसे सुरक्षित रूप से वापस लैंड करवाना, पानी में या जहाँ पर भी। तो उसके लिए दैट इज़ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ साइंस, होल ऑफ, उसमें नेवल गार्ड्स भी आते हैं, उसमें नेवी भी आती है। अभी तक जो योजना है शेड्यूल सन 2027 के पहले 3 महीने के भीतर भेजने का प्रयास है। और उसी साल शायद हम एक मानव हिंदुस्तानी सी डेप्थ, जो मैक्सिमम सी डेप्थ रहती है लगभग 5-6 हज़ार मीटर, वहाँ तक भी एक भेजेंगे। यानी 1 इंडियन ह्यूमन बीइंग इन स्पेस एंड 1 इंडियन ह्यूमन बीइंग डीप सी। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि शुभांशु शुक्ला का जो एक्सपीरियंस है वो कितना काम आएगा अगर इस तरह का मिशन? उसमें 2-3 और भी साथ में बातें सार्थक होती हैं। शुभांशु शुक्ला ने जो जितने भी प्रयोग, महत्वपूर्ण प्रयोग हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो शुभांशु ने किए, यानी हमारे एस्ट्रोनॉट ने किए। और इतना विश्व को एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है हमारे टैलेंट पर। उसकी जो किट्स बनाई गई, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने बनाई, वो भी हमारा ही विभाग, इंडिजिनस किट्स भी इंडिजिनस, प्रयोग करने वाला भी हिंदुस्तानी। उसमें लाइफ साइंसेज को लेकर के हुआ, स्वास्थ्य को लेकर के कि मायोजन से जो मसल वेस्टिंग हो जाती है, चाहे फ्रैक्चर के बाद या जैसे स्पेस में, उसे कैसे इम्प्रूव करना। इसी तरह प्लांट को लेकर के कैसे उगाए जा सकते हैं, हाई प्रोटीन प्लांट्स इत्यादि। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु के माध्यम से हुए हैं, ये करने वाला हिंदुस्तानी, सामग्री हिंदुस्तानी, लेकिन जो इसके नतीजे निकलेंगे वो, उसका लाभ केवल हिंदुस्तानी को नहीं मिलेगा बल्कि पूरी मानव जाति को।
और सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर तो तैयारियां साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। 2035 की एक जो टारगेट है वो भी रख दिया गया है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? ये सारे जो हमारे अभी के लॉन्चेस हैं ये उसी दिशा में हैं। अब जैसे 6000 किलोग्राम रिकॉर्ड पेलोड का हमारा लॉन्च हुआ है। ये जो सैटेलाइट फॉरेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट था प्राइवेट कंपनी का अमेरिकन का, जो पिछले हफ्ते हुआ। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे तो हमें भारी पेलोड भेजने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 लॉन्चिंग पैड से भेजने पड़ेंगे। उसी प्रकार जब हम 2040 तक एक हिंदुस्तानी को चांद की धरती पर उतारने का भी योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें हैवी पेलोड। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सैटेलाइट वहाँ पे स्पेस में हो और दूसरे सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ पर किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स और सामग्री को वापस लाया जाए और पेलोड दूसरा लाया जाए, तो उसके लिए भी। तो ये सारे उसी दिशा में, ये जो डॉकिंग अनडॉकिंग का प्रयोग हो रहे हैं, ये सब हमारे उसी लक्ष्य को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनेगा 2035 तक, या जो मानव को उतारने का रहेगा, उसके लिए जो अलग महारतें हैं, चाहे डॉकिंग अनडॉकिंग की, चाहे हैवी पेलोड की, वो हमें धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करने में मदद कर रही है। सर अब आखिरी, क्योंकि अब हम अंतरिक्ष की बात कर चुके हैं, अब आते हैं ज़मीन पर और बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी कि भारत तीसरे पायदान पर आ गया है अमेरिका और चाइना के बाद। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और आने वाला समय आप कैसे देख पा रहे हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरा सेमीकंडक्टर में, क्योंकि अब भारत के पास भी अपना सेमीकंडक्टर है। भारत के पास अपना सेमीकंडक्टर भी है और भारत अपना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसका ऐसे छूट गया, वो भी बना रहा है। और क्योंकि आने वाला युग छोटे रिएक्टर्स का रहेगा और हमारी योजना है कि 5 रिएक्टर हमारे 2033 तक तैयार हो जाए, जहाँ डेंस एरियाज़ है, जहाँ छोटी कॉलोनीज़ हैं, फैक्ट्री एरियाज। और हम, जैसे आपने कहा, तीसरे दर्जे पर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेलीमेडिसिन में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, फॉर कंपाइलेशन ऑफ पेपर। और हम जैसे उसमें तीसरे दर्जे में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ग्लोबल बेंचमार्क्स पर हम पूरे उतरने लगे। हम स्टार्टअप्स में भी तीसरे दर्जे पे हैं, हम पेटेंट में 6ठे दर्जे पे हैं, और उसमें से लगभग 55% पेटेंट है रेजिडेंट इंडियंस के, यानी हिंदुस्तान में पले, हिंदुस्तान में तरबियत हुई, हिंदुस्तान में प्रशिक्षण किया, हिंदुस्तान में ही काम किया और हिंदुस्तान से पेटेंट लॉन्च हुआ। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, जो पहले कहा जाता है कि साहब विदेश जाओ तभी कुछ बनेगा। इसी तरह से पब्लिकेशंस में अब ये कहा जाता है कि यानी जो हमारा साइंस रिसर्च है, उसमें भी हमारी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस लगभग 2 लाख के करीब हुई हैं, और उसमें भी हम अब 4थे दर्जे पर हैं और बहुत जल्द हम तीसरे दर्जे पर आ जाएंगे, यूएस को ओवरटेक कर लेंगे। अब ये एक आप इसी मौका है तो एक बात की वजाहत करने का। अक्सर ये कहा जाता था साहब, आप ये तो कह देते हैं कि हमारे 2 लाख हो गई पब्लिक, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, ओरिजिनल कितना है। तो वो भी मैं श्रोताओं के लिए आपके माध्यम से इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए कहूँ कि जो 2024 दिसंबर में जो आंकड़े लगाए गए, अब 25 तो लगाए जाएंगे, उसके अनुसार जो टॉप साइटेशंस हैं, यानी जिन पेपर्स की सबसे ज़्यादा रेफरेंस दी जाती है, यानी मैंने एक पेपर लिखा तो आपने जब अपना थीसिस किया तो आपने मेरी रेफरेंस दी, तो उन जो टॉप 10% साइटेशंस वर्ल्ड में थी वो हिंदुस्तान के पेपर्स, यानी अगर 100 पेपर है तो उसमें से 10 ऐसे थे जिनको बार बार कोट किया जा रहा था, साइट किया जा रहा था, और वो हिंदुस्तान से निकले। तो इसका मतलब कि हम क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हमारा शोध का स्तर, हमारा रिसर्च का लेवल भी इम्प्रूव हुआ है। सर एक और सवाल है, सवाल ये है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि आप भविष्य में चुनौतियां क्या क्या मानते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी तो लगता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ चुनौतियां भी हैं जो सिक्योरिटी को लेकर और प्राइवेसी को लेकर भी हैं, पहला। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग का भारत की तरफ से अब की बार क्या इंटेक है, किस तरह से भविष्य में उसकी योजना बने? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियाँ भी हैं, उसके लाभ भी हैं। वो तो एक उसको किस तरह से, यानी बल्कि अगर एक वाक्य में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव टू बी यूज्ड इंटेलिजेंटली। और मैंने तो एक प्रयोग किए हमने कुछ जो हाइब्रिड मॉडल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे हम अपने ग्रीवेंस के लिए इस्तेमाल करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन कभी कभी लगता था कि सारा डिस्पोजल तो हो गया ऑटोमेटिकली एआई के माध्यम से और ऑनलाइन,
लेकिन जो शिकायत करता था उसको तसल्ली नहीं जी। हुई, तो हमने एक हाइब्रिड मॉडल भी किया कि हर शिकायतकर्ता से एक व्यक्ति सीधे सीधे बातचीत करेगा जी। फ़ोन। तो मुझे लगता है कि आइडियली हमारा वो एक मॉडल रहेगा और हिंदुस्तान में उसका प्रयोग भी हो रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लेकर। जी। ये जो हमारे अलग अलग किस्म के प्रयोग हो रहे हैं, ये किसी ना किसी तरह से क्लाइमेट कंसर्न और ग्लोबल वार्मिंग को भी एड्रेस करते हैं। जी। और प्रधानमंत्री जी ने हमें लाइफ का डिक्टम दिया, जी। जो दुनिया भी मानने लगी कि लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, और उन्होंने हमें कहा नेट ज़ीरो 2070, वो भी जी। ग्लोबल वार्मिंग की जी। तरफ जा रहा है। जी। और धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर बिल जिसकी अभी हमने जिक्र किया है, शांति बिल, जी। इसमें आज इस बार औपचारिक तौर पर एनवायरमेंटल डैमेज और हेल्थ डैमेज का भी उल्लेख है, उसका भी कॉग्निशंस लिया गया है। जी। यानी पहले तो न्यूक्लियर के जो लॉज थे एक्ट से ब्रॉडली और वेगली बनाए जाते थे, और इस बार इन्वायरमेंट को लेकर के भारत अब एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला जी। है विश्व स्तर पर। निश्चित तौर पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो साफ तौर पर कहें तो 2025 काफ़ी ऐतिहासिक रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। भविष्य में कुछ चुनौतियां तो हैं, लेकिन उनसे पार पाने का जो समाधान है वो भी भारत के पास है, और इसीलिए ग्लोबल लीडर बनते हुए भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है। और 2026 में भी बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो लगातार देखने को मिलेंगे, और आने वाले समय में साफ तौर पर भारत का जो परचम है वो पूरी दुनिया में और ज़्यादा बुलंद होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।